दोस्तों, लर्न विद विकास के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है संविधान के अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग देखेंगे। तो आर्टिकल, शेड्यूल एंड द पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जिसको जो है संविधान के भाग 1 में दिया गया, तो इसको जो है भाग 1 में है, इसका भाग 1 में है। जबकि मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 3 में है। एवं नागरिकता जो है भाग संविधान के भाग 2 में है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 में है। एवं मौलिक कर्तव्य है, यह जो है संविधान के भाग 4A में है। तो संविधान के भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्य है, 4A में है। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा, 1, 3, 4, 2। तो भारतीय संविधान को 22 भागों 395 अनुच्छेदों में बांटा गया। संविधान के भागों का सही सुमेलन भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है तथा भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है, जो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो है दिया गया तृतीय अनुसूची, चौथी अनुसूची, 7वीं अनुसूची एवं 8वीं अनुसूची, इसके जो है सब्जेक्ट है उसको जो है सुमेलित करना है। तो जो है तृतीय अनुसूची, तो तृतीय अनुसूची में जो है विभिन्न उच्च अधिकारियों या राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप को बताता है। तो 1 और 2 होगा। फिर जो चतुर्थ अनुसूची में जो है राज्य विधान परिषद के सीटों का आवंटन है। तो जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्य विधान परिषद के जो सीट हैं उनके स्थानों का आवंटन है। तो बी का 1 होगा, इससे बी का 1 होगा। फिर 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची है वह संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों, 7वीं अनुसूची संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची है। तो 7वीं अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की सूची है। फिर 8वीं अनुसूची, तो इसका सी का जो है 4 होगा। फिर 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में है, तो डी का 3 होगा। तो 2, 1, 4, 3। तो 2, 1, 4, 3 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 2, 1, 4, 3। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी सही होगा। तृतीय अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में है। चतुर्थ अनुसूची जो है राज्यों संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन के बारे में बताता है। 7वीं अनुसूची संसद राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है? तो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो देवनागरी लिपि में हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में बताता है? तो वह जो है अनुच्छेद 343 है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 343। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। संविधान के भाग 14 में, तो संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। तो इसमें दोस्तों बताया गया है कि अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की जो राजभाषा है वह हिंदी होनी चाहिए तथा लिपि जो है देवनागरी लिपि होनी चाहिए तथा जो डिजिट होते हैं, जो अंक होते हैं, वह हिंदी में नहीं होगा, वह अंतर्राष्ट्रीय लिपि जैसे 1, 2, 3 इस टाइप का होना चाहिए। न कि जो पहले हिंदी में 1 ऐसे लिखते थे वैसे होना चाहिए, या 2 ऐसे लिखते थे, या 3 ऐसे लिखते थे, ऐसे नहीं होना चाहिए। वह अंतर्राष्ट्रीय डिजिट में होना चाहिए, 1, 2, 3 होना चाहिए अंक। और यह संविधान के भाग 17वें में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है। नीचे दिए हुए राज्यों में कौन सा इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 371 है यह कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है। तो कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके लिए विशेष प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, वह आर्टिकल 371 बताता है। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है? तो वह केरल है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। जबकि महाराष्ट्र, गुजरात आते हैं इसमें। भारतीय संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 यहाँ तक 12 राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और गोवा है। जबकि केरल को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान का उद्देश्य इन राज्यों के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना, जनजातीय लोगों के आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना। तो दोस्तों कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ के लोग बहुत पिछड़े थे, तो उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो अभी तक भारत में कुल जो है 12 विशेष राज्य हैं, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक एवं गोवा है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है? तो यह जो है 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम विरोधी अधिनियम है। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है। इसे वर्ष 1985 में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो यह बताता है कि अगर कोई भी हाई कोर्ट कोई कानून घोषित कर देता तो वह जो सभी देश के सभी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं या जिला न्यायालय हैं उनको मानने के लिए बाध्यकारी होगा। तो यह अनुच्छेद जो है 141 बताता है। तो इसका ऑप्शन डी अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। 1993 में निम्नलिखित में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है? तो यह जो क्वेश्चन गलत है। तो इसमें देखते हैं 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। तो जो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 था, इसमें मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संथाल इसे जो है बाडमास से याद कर सकते हैं, BDMAS। तो बी से जो है गया बोडो, डी से डोगरी, M से जो है मैथिली एवं जो है S से संथाली। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित है। 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान अधिनियम द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? तो BDMS। तो इसमें जो है कोंकणी नहीं जोड़ी गई। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कोंकणी। जबकि बी से बोडो, डी से डोगरी, M से मैथिली और S से संथाली जोड़ी गई। फिर 9th, भारतीय संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाई को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। तो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का जो भाग 9A है उसमें जो है 9A में जो है निम्नलिखित क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में? तो जो हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो भारतीय संविधान का 9A है यह शहरी क्षेत्र के बारे में बताता है। तो यह जो है ग्रामीण क्षेत्र नहीं होगा, यह सिर्फ शहरी क्षेत्र होगा। शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया है। तो इसका जो है केवल 2 होगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय संविधान के भाग 9A में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन इकाइयों को 1992 के 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो जो 1992 का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसके तहत जो है इसको 9A को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इसे नगर पालिकाएँ नाम दिया गया। तो इस शहरी क्षेत्र को नगर पालिकाएँ नाम
नगर पालिकाएं नाम दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 9A में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन इकाइयों को 1992 में 74वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे नगरपालिकाएं नाम दिया गया। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 108। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अधीन किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की अवस्था में संयुक्त अधिवेशन का उपबंध किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो जो भारत की संविधान के अनुच्छेद 300 है, इसके अनुसार भारत के सरकार का कानूनी नाम जो है द यूनियन ऑफ इंडिया है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया है। भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा। तो जो भारत सरकार अगर कोई वाद लाएगी तो वह भारत संघ या द यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से लाया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? तो पूछ रहा है ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो यह बताता है कि भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करेंगे? तो वह जो है अनुच्छेद 280 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। यह एक संवैधानिक निकाय है। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष आवश्यकता अनुसार इससे पहले भी किया जा सकता है। तो जो वित्त आयोग है इसका वर्णन अनुच्छेद 280 में कहा गया है तथा इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और आवश्यकता पड़ने पर यह 5 वर्ष से पहले भी हो सकता है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू हुआ? तो जो भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची है, पूछ रहा है कि यह किस राज्य पर लागू हुआ? तो यह जो है त्रिपुरा राज्य पर लागू है। तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रावधान त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम जनजाति आबादी में लागू है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रावधान त्रिपुरा, असम, मेघालय व मिजोरम में जनजाति आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए स्वायत्त स्थानीय प्रशासन का अधिकार प्रदान करती है। यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्यों में लागू है? तो यह जो है त्रिपुरा में लागू है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, त्रिपुरा। सुमेलित नहीं है, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमें देखना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 में होता है, यह सही सुमेलित है। फिर लोकसभा के अध्यक्ष का वर्णन जो है अनुच्छेद 93 में बोला गया, तो ये भी सही है। फिर संसद के सदनों का कार्यकाल, तो संसद के सदनों का कार्यकाल कितना होगा, यह जो है अनुच्छेद 83 में बोला गया है, ये भी सही है। फिर राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन, तो जो राष्ट्रपति है यह संसद के दोनों सदनों का संबोधन जो है आर्टिकल 88 में नहीं देता है, यह आर्टिकल 86 में देते हैं। तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संबोधन अनुच्छेद 86 में देते हैं, जबकि अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार का प्रावधान करता है। जो अनुच्छेद 88 है यह सदनों के बारे में मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 86 में जो इसका होगा अनुच्छेद 86, यह जो है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन किया जाता है। तो यही डी वाला जो है सही सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। तो इधर देखिए जो है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 27, लोकसभा के अध्यक्ष अनुच्छेद 93 में, संसद के सदनों का कार्यकाल अनुच्छेद 83, जबकि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन अनुच्छेद 86 में है। फिर जबकि अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार का प्रावधान करता है। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग कर सकता है? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद बताता है कि जब मत बराबर हो या वोट बराबर हो तो संविधान का जो सभा का अध्यक्ष होता है वह जो है
निर्णायक मत अपना दे सकता है किसी के पक्ष में, तो यह जो है अनुच्छेद 100 में बताता है। तो अनुच्छेद 100, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 100 में उपबंधित किया गया कि अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति मत बराबर होने की दशा में उसके पास एक निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो वही, जब मत बराबर होगा तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा, इसका प्रयोग जिसका वर्णन अनुच्छेद 100 में किया गया, तो इसका जो है आर्टिकल 100 होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 100। सुमेलित करना है, तो इसमें दोस्तों देखना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, यही ध्यान से देखना है, इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो जो समानता का अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से 18 तक है, यह सही सुमेलित है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो जो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार है यह जो है 20 से 22 नहीं है, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार 20 से 22 नहीं है, यह जो है 23 एवं 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया, मतलब 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया, तो यही बी वाला सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है, जबकि जो बी सही सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो इसमें देख लेते हैं, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा, तो जो है अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य के बारे में बोला गया, अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बताया गया तथा अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी उपबंध संविधान के अनुच्छेद 54 में वर्णित है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंध है, तो पूछ रहा है कि दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंध का वर्णन किया गया, तो वह जो है भाग 11 में है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, भाग 11। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 263 तक है तथा भाग 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242 तक है तथा भाग 5 में जो है संघ के बारे में बताया गया जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक है तथा भाग 7 में जो है प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निश्चित कर दिया गया। तो जो भाग 7 है वह प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निकाल लिया गया। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है, तो अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति के बारे में बताता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है, तो वही रिपीटेड है, आर्टिकल 72, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्तों से मिलाकर बना होता है। तो एक निर्वाचन आयोग जो है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और उसके साथ 2 अन्य आयुक्त मिलाकर बनते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद बताता है कि अगर जरूरी हो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। तो यह जो है अनुच्छेद 253 में बताया गया। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व एवं प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है। फिर इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखना है
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में बताया गया। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण ये सुमेलित है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, यह जो है अनुच्छेद 46 में बताया गया है कि ये भी सही कि SC एवं ST जनजातियों के बच्चों को शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को जो है वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यह जो है अनुच्छेद 46 में बताया गया। तथा सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, तो अनुच्छेद 43A में यह नहीं बताया गया। अनुच्छेद 43A में बताया गया कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के संबंध में, तो जो उद्योग में जो है आर्टिकल 43A में जो उद्योग में कर्मकार भाग लेते हैं उनके संबंध में बताया गया आर्टिकल 43A में। तो यही सी वाला सही सुमेलित नहीं है। जबकि ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया, तो ये सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसका ऑप्शन सी सही होगा। वही बताया गया कि न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में बताया गया। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों के बारे में अनुच्छेद 46 में बताया गया है। फिर जो है ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाना आर्टिकल 40 में बताया गया। तथा अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के संबंध में है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो वह अनुच्छेद 43A में किया गया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 43A। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो आकस्मिकता निधि के बारे में बताता है? तो वह जो है अनुच्छेद 267 है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 267। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों को अपनी अपनी आकस्मिक निधियां स्थापित करने का प्राधिकार देता है। आकस्मिक निधि संघ या राज्य में राष्ट्रपति या राज्यपाल के हाथ में रखी जाती है ताकि वह अप्रत्याशित व्यय के पूर्ति के वास्ते तब तक के अग्रिम धन दे सके जब तक कि संसद या विधानमंडल उसे प्राधिकृत नहीं कर देते। तो इसमें देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें ये देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो तीसरी अनुसूची में जो है शपथ का फॉर्म है। तो तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के शपथ के बारे में बताया गया, तो ये सुमेलित है। फिर 7वीं अनुसूची में तीनों विधायी सूची हैं, मतलब संघ सूची, समवर्ती सूची एवं राज्य सूची के बारे में 7वीं अनुसूची में बताया गया, तो ये भी सुमेलित है। फिर 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है, तो ये भी सुमेलित है। और जो है पहली अनुसूची, तो जो पहली अनुसूची में जो है राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। तो जो पहली अनुसूची है वह क्षेत्र के बारे में बताई गई है कि राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के क्षेत्र के बारे में बताया गया, वह पहली अनुसूची में बताया गया, न कि पहली अनुसूची में पंचायत के बारे में बताया गया। पंचायत के बारे में जो है नहीं बताया गया पहली अनुसूची में, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। पंचायत का प्रावधान संविधान के 11वीं अनुसूची में बताया गया। तो जो पंचायत का प्रावधान या संविधान के 11वीं अनुसूची में बताया गया, न कि पहली अनुसूची में बताया गया। पहली अनुसूची में राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों की सूची के बारे में बताया गया। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, तो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता यह राज्य सूची का विषय है, तो यह सही सुमेलित है। जनगणना संघ सूची का विषय है। जबकि जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है यह 2वीं अनुसूची में नहीं है, यह 4थी अनुसूची में। राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में, यही सुमेलित नहीं है। जबकि दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में है, यह सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है यह 4थी अनुसूची में है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें 4थी अनुसूची राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, जबकि 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची से व जनगणना संघ सूची से संबंधित है। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है। तो शिक्षा एक विधि विषय के रूप में समवर्ती सूची में सम्मिलित है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इससे पहले यह राज्य सूची में था। भारत की संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित है? तो पूछ रहा है कि भारत के संघ विषय सूची में कितने विषय सम्मिलित है? तो 97 विषय सम्मिलित है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अनुच्छेद
अनुसूची 7 में, तो अनुसूची 7 में केंद्र राज्य संबंधों के आलोक में 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उपबंध किया गया। भारत की संघ सूची में 97, वर्तमान में 100 विषय सम्मिलित किया गया है, जिसे कानून बनाने के अधिकार जो है संघ को है। जबकि राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हो गया, मतलब कि 5 विषय इसमें से कम हो गया है। तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब जो है 52 विषय हो गए हैं। तो इसमें से जो है 5 विषय बढ़ा दिया गया समवर्ती सूची में। तो जो राज्य सूची में से 5 थे, 5 सब्जेक्ट थे, उनको निकाल करके समवर्ती सूची में 5 सब्जेक्ट डाल दिया गया, जिसमें से शिक्षा एक है। मतलब समवर्ती सूची में राज्य भी कानून बना सकता है एवं संघ भी कानून बना सकता है। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है। तो 3 विधा सूचियों का प्रावधान जो है 7वें अनुसूची में बोला गया, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 7वें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद 11 में। तो अनुच्छेद 11 बताता है कि अनुच्छेद 11 बताता है कि संसद को नागरिकता के प्रावधान को, नागरिकता के अधिकार को नियमित रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह अनुच्छेद 11 बताता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 को संसद को नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो यह अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 16 को मिलाकर के करने से हुई। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 16। यद्यपि समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39D में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्व है, तथापि सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 के मामले में यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द और अनुच्छेद 39D के परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 14 एवं 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतनों का सिद्धांत प्राप्त है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, उसके बारे में हमें देखना है। तो इसमें देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हम दोस्तों जानते हैं कि मानव के दुर्व्यापार एवं बालात श्रम पर रोक, यह अनुच्छेद 23 में, न कि अनुच्छेद 24 में। तो मानव के जो दुर्व्यापार होते हैं और उनका जो बालात श्रम, जो ज़बरदस्ती वर्क कराया जाता है, यह अनुच्छेद 23 में है। तो यही ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है। जबकि गैर कानूनी निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में बताया गया, यह सुमेलित है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में बताया गया, ये भी सुमेलित है। लोक नियोजन में समानता अनुच्छेद 16 में बताया गया, ये भी सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो मानव के दुर्व्यापार तथा बालात श्रम पर रोक अनुच्छेद 23 बताता है। गैर कानूनी निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 बताता है, तथा प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A बताता है। लोक नियोजन में समानता अनुच्छेद 16 बताता है। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 17 है। यह अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया और इसे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। संसद में सन 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया। तो जो 1955 में जो है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया। निम्नलिखित में कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो पूछ रहा है कि कौन संविधान के अनुच्छेद के 21 में जीवन के अधिकार के दायरे में नहीं आता। तो एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता करना, यह आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ये भी आता है। तो जो कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न है, इसको जो है रोकना चाहिए, यह भी आता है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, यह भी आता है। फिर मृत्युदंड, इसमें मृत्युदंड नहीं आता, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में मृत्युदंड नहीं आता है। चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता परमानंद बनाम भारत संघ 1998 में है। जबकि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न विशाखा मामले में अनुच्छेद 14, 19, 21 में है। तथा स्वच्छ जल संविधान के अनुच्छेद 21 में, स्वच्छ जल संविधान के अनुच्छेद 21 में है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो वह धर्म की स्वतंत्रता से है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा।
अनुच्छेद 25 अंतःकरण की ओर धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। किस अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो यह जो है अनुच्छेद 20 में प्रावधान है, तो इसका आर्टिकल 20 होगा। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में 3 बातें उल्लिखित है। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष नहीं होगा जब तक कि उस पर ऐसा कोई कार्य, जब अपराध जो है आरोपित है उस पर जो है लागू न हो जाए या न्यायालय द्वारा आदेश न सुना दिया जाए। फिर जो है अतिक्रमण नहीं किया उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अध्यारोपित की जा सकती। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। तो कोई व्यक्ति अगर एक बार अपराध किया है तो उस अपराध के लिए एक से अधिक बार उसे सजा नहीं सुनाई जा सकती है। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। तो कोई अपराध कोई व्यक्ति किया हो तो वह उसको कोई जो है प्रेशर डाल करके अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया? तो यह अनुच्छेद 20 में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर एक बार अपराध किया है तो उसको सिर्फ एक ही बार सजा दिया जा सकता है, न कि एक से अधिक बार। तो यह जो है अनुच्छेद 20 में बताया गया है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो वो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो यह बताता है कि सभी अल्पसंख्यक अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं का स्थापना एवं उसका विकास कर सकते हैं? तो यह आर्टिकल 30 में बताता है, अनुच्छेद 30 में बताता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अनुच्छेद 30 के खंड 1 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो पूछ रहा है ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो वह जो है आर्टिकल 24 है। तो अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण के विरुद्ध के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 23 एवं 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो अनुच्छेद 23(1) के अनुसार मानव का दुर्व्यापार तथा बेगार इसी प्रकार का अन्य बलात्क्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो जो अनुच्छेद 24 है यह बताता है कि 14 वर्ष से अगर कोई भी व्यक्ति हो तो उसे कारखाने या जो है बहुत मुश्किल वाले कार्य में नहीं लगाया जाएगा। अगर ऐसा लगाया जाएगा तो वह अपराध योग्य होगा। तो यह अनुच्छेद 24 में बताता है। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कारखानों में बालकों के जो नौकरी दी जाती है उसका विरोध करता है? तो वह अनुच्छेद 24 करता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 है यह राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो ग्राम पंचायतों के संगठन में, तो जो भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत का संगठन है वह जो है अनुच्छेद 40 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 40 में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगा। तो अनुच्छेद जो 40 है यह बताता है कि राज्य प्रत्येक ग्राम को जो है इतना पावर देगा कि वह अपना शासन, स्वायत्त शासन चला सके, मतलब सभी जरूरी कार्यों को पूरा कर सके। इसकी व्यवस्था जो है अनुच्छेद 40 में बताया गया है, जो कि यह प्रावधान राज्य द्वारा किया जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें
कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में बोला गया। तो धन विधेयक के बारे में जो है आर्टिकल 110 बोलता है, जबकि जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में बोला गया। तो राज्य में जो 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, एक 352, 356 एवं 360 होता है। तो जो 356 में राज्यों जो राज्य आपातकाल होता है वह जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। तो बी भी सही है। न्यायिक पुनरीक्षण, तो जो न्यायिक पुनरीक्षण होता है वह जो है 243 में नहीं होता। 243 में जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। जो तो यह 243 है, यह स्वशासन से संबंधित है, न कि स्वशासन से संबंधित है अनुच्छेद 243। तो यही सही सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र को विफल हो जाने पर की दशा में बताया गया। अनुच्छेद 243 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के बारे में बताता है तथा अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन बताता। तो जो अनुच्छेद 137 है, यह जो भी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देता है उसका रिव्यू कर सकता है। तो वह अनुच्छेद 137 में बताया गया। तो इसमें मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सूचियों को नीचे दिए हुए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बोला गया। तो यह ए का 1 होगा। फिर अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार है, तो बी का 2 होगा। फिर जो है अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया, तो सी का 3 होगा। तथा अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था के बारे में बताया गया। तो इसका जो है ऑर्डरली होगा 1, 2, 3, 4। तो इसका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 होगा। तो इसका ऑप्शन ये होगा 1, 2, 3, 4। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से ये देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो है अनुच्छेद 39 से में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता यह सुमेलित है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन यह भी सुमेलित है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता ये भी सुमेलित है। जबकि अनुच्छेद 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था की गई। तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के बारे में बताया गया, पशुपालन के बारे में बताया। जबकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण आर्टिकल 50 में बताया गया। तो जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण आर्टिकल 50 में बताया गया। इसमें जो है कृषि एवं पशुपालन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 48 में। तो यही डी सही सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि विदेश नीति से संबंधित है। तो वह जो है अनुच्छेद 51 है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 51 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि करता है तथा बी राष्ट्रों के बीच न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंधों को अक्षुण्ण रखने तथा सी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान वार्ता मध्यस्थता द्वारा करने तथा राष्ट्रों की पारस्परिक व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय संधियों या कानूनों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने का प्रयास करेगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इस अध्यादेश का कार्यकाल 6 माह तक होता है। तो यह जो है अनुच्छेद 123 में है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 123। संविधान के अनुच्छेद 123 में उल्लिखित संसद के विश्रांति काल में जब संसद नहीं चलता है तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित है? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद की जो कार्यवाही होती है उसका जांच न्यायालय नहीं कर सकता, यह प्रतिबंधित है। तो यह अनुच्छेद 122 में बताया गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का विवरण है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो बोल रहा है ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को जो विशेषाधिकार मिलता है तथा उनसे जो उन्मुक्ति मिलती है वह निर्धारित करता है। तो यह अनुच्छेद 105 में बोलता है। तो आर्टिकल 105 बी।
अनुच्छेद 105 में संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार तथा उनसे उन्मुक्तियों को निर्धारित किया गया है। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। तो पूछ रहा है कि अगर कोई भी सुधारात्मक याचिका दायर करना है तो वह भारत के सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है। वह अनुच्छेद 142 के अंतर्गत दायर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, आर्टिकल 142। सुधारात्मक याचिका की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 142 के विश्लेषण से निकलती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहली बार रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002 के मामले में सुधारात्मक याचिका का प्रयोग किया गया था। यह प्राकृतिक न्याय के हनन मामले में आता है। राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया गया? तो पूछ रहा है कि राज्य में विधान परिषद के निर्माण हेतु कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो वह जो है अनुच्छेद 169 बताता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 169। संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के सृजन व उत्साधन के संबंध में उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो पूछ रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है तो राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियाँ। तो जो राज्य सूची के विषय हैं उसमें संसद आवश्यकता पड़ने पर कानून बना सकता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। तो अनुच्छेद 249 जो बताता है राज्यसभा में उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले कोई भी सदस्य जो 2/3 सदस्य हों वह बहुमत से राज्य सूची के विषय को अंतर्राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकते हैं और उस पर जो है संसद कानून बना सकती है। तो राज्यसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव पास कर दिए जाने पर संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए लागू होता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा जो नियम बनाया जाता है वह सिर्फ उसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 वर्ष होती है, लेकिन अगर राज्यसभा उसको चाहे तो 1-1 वर्ष जो है 1-1 वर्ष इसको एक्सटेंड कर सकती है, बढ़ा सकती है। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद का राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हितों में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है उसकी वैलिडिटी क्या होगी? तो उसकी वैलिडिटी 1 साल तक होगी, जो कि आर्टिकल 249 में बोला गया कि संसद अगर चाहे तो राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है, बट उसमें राज्यसभा के 2/3 सदस्य बहुमत से पारित करें। तो यह जो है इसकी वैलिडिटी 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बताया गया कि प्रत्येक राज्य अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है वह अपने जो है रीजनल लैंग्वेज में बताएगा या मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध करवाएगा? तो यह अनुच्छेद 350 कब बोलता है? तो अनुच्छेद 350 कब बोलता है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वह जो है रीजनल लैंग्वेज या मातृ लैंग्वेज में उपलब्ध कराया जाए। तो यह अनुच्छेद 350 क में है। अनुच्छेद 350 का प्रत्येक राज्य और राज्य के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ये सुमेलित करना है, तो आइए सुमेलित करते हैं। तो जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसको जो है अनुच्छेद 148 में बताया गया। तो इसका 3 होगा, तो इसका जो है ए का 3 होगा। तो वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 के बारे में बताएगा, तो बी का 2 होगा। फिर प्रशासनिक अधिकरण को जो है आर्टिकल 323A में बताया गया, तो सी का 4 होगा। तथा संघ लोक सेवा आयोग के बारे में अनुच्छेद 315 में बताया गया, तो डी का 1 होगा। तो इसका जो है 3, 2, 4, 1। तो 3, 2, 4, 1 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 3, 2, 4, 1। तो 3, 2, 4, 1 ऑप्शन ए में है।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो एक राज्य दूसरे राज्य से व्यापार कर सकता है, उसके बारे में बताता है। तो यह अनुच्छेद 301 से 307 में बताता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 से 307 के अंतर्गत नियमित की गई है। संविधान के किस प्राविधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो पूछ रहा है कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो बता रहा है कि बिना लॉ के अनुसार जो है न तो कोई कर लगाया जाता है, न तो कोई टैक्स लगाया जा सकता है, न तो उसे कलेक्ट किया जा सकता है। तो यह जो है आर्टिकल 265 बताता था, अनुच्छेद 265 में ऐसा बोला गया। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में बताया गया, तथा अनुच्छेद 300 में वाद और कार्यवाहियां। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति के बारे में बताया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसमें जो है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 360 से नहीं है, यह जो है वित्तीय आपात जो है जो संविधान संशोधन जो है यह जो है अनुच्छेद 368 में, तो ए का जो है 4 होगा। फिर जो है वित्त आयोग, तो वित्त आयोग के बारे में व्यवस्था अनुच्छेद 280 में की गया है, तो 2 का 3 होगा। फिर जो है वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में किया गया है, तो सी का जो है 1 होगा। फिर अखिल भारतीय सेवाओं को अनुच्छेद 312 में बताया गया, तो डी का 2 होगा। तो इसका जो है 4-3-1-2 होगा, तो इसका 4-3-1-2, तो 4-3-1-2 ऑप्शन बी सही है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में बताया गया, वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में बताया गया, वित्तीय आपात के बारे में अनुच्छेद 360 में बताया गया, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में अनुच्छेद 312 में बताया गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करिए। तो अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया, तो ए का 1 होगा। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया, तो बी का 4 होगा, तो बी का 4 होगा। तथा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया, तो सी का 3 होगा। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के बारे में बताया गया, तो डी का जो है 2 होगा। तो इसका जो है 1-4-3-2 होगा, तो 1-4-3-2 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 1-4-3-2 ऑप्शन बी में है। इसमें सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें सुमेलित करना है, तो विधि के सम्मुख समानता, तो विधि के सम्मुख समानता जो है अनुच्छेद 14 में है, तो ए का 3 होगा। फिर जो है कार्य करने का अधिकार, तो कार्य करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 में है, तो बी का 4 होगा। कार्य करने का अधिकार के बारे में अनुच्छेद 41 में बताया गया है। तो कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियाँ अनुच्छेद 42 में बताया गया, तो सी का 1 होगा। फिर बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा, तो बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा जो है अनुच्छेद 45 में बताया गया, तो बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा 45 में बताया गया, तो इसका 2 होगा। तो 3-4-1-2, तो देखते हैं 3-4-1-2 किस ऑप्शन में है, 3-4-1-2, तो 3-4-1-2 ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 में बताया गया। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में बताया गया। कार्य करने हेतु सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद 42 में बताया गया। 6 से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, परंतु 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद अनुच्छेद 21 क के तहत अब यह मूल अधिकार बना दिया गया। तो दोस्तों जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे थे उनको शिक्षा का निःशुल्क अधिकार जो पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 45 में रखा गया, बट 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद इसको नीति निर्देशक तत्व से निकाल करके मौलिक अधिकार में डाल दिया गया, जो कि मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 क में आता है। तो अब अनुच्छेद 45 के तहत
जबकि अब अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्ण देखभाल 6 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया। तो जो उसके निकालने के बाद अब अनुच्छेद 45 में शैशव पूर्ण मतलब जो बच्चे जिनका आयु 6 वर्ष से कम हो, उन बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो इसमें जो है सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 में जो है समानता का अधिकार है, तो ए का 3 होगा, ए का 3 होगा। तथा अनुच्छेद 36 में जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया, तो बी का 4 होगा। फिर अनुच्छेद 74 में जो है मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया, तो सी का 2 होगा। फिर अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया, तो डी का जो है 1 होगा, तो 1 होगा। तो 3 4 2 1 देखते हैं 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है, तो 3 4 2 1 ऑप्शन डी में है। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 36 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन करता है, जो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। अनुच्छेद 74 में संघीय मंत्रिपरिषद के गठन का वर्णन किया गया है तथा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 323 ए में तथा अनुच्छेद 324 प्रशासनिक अधिकरण तथा अनुच्छेद 330 अनुच्छेद 320। तो इधर देखते हैं अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बात किया गया, अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति सदस्यों को आरक्षण के बारे में बात किया गया। तो लोकसभा में जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आरक्षण होता है उसके बारे में बात अनुच्छेद 330 में बोला गया तथा अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कार्यों के बारे में बताया गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो है हमें सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 76 में दोस्तों जो है अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया, तो ए का 3 होगा। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया तथा अनुच्छेद 48 में जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया, तो बी का 1 होगा। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया तथा अनुच्छेद 75 में, तो अनुच्छेद 75 में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया, तो अनुच्छेद 75 में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया, तो सी का जो है 4 होगा। तथा अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया, तो डी का जो है 2 होगा। तो इसका जो है 3 1 4 2 होगा। तो 3 1 4 2 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 3 1 4 2 ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में तथा अनुच्छेद 75 1 में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में, अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन करिए। तो इसमें जो है अनुच्छेद 164 है, अनुच्छेद 155 है तथा अनुच्छेद 75 एवं अनुच्छेद 54 है। तो इसमें देखते हैं राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में अनुच्छेद 164 में बताया गया है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में बताया गया है तथा संघीय प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में बताया गया है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में बताया गया है। इसमें सुमेलित करना है, तो इसमें अनुच्छेद 14 समता का अधिकार है, तो ए का 2 होगा। फिर अनुच्छेद 2, तो अनुच्छेद 2 जो है विधानतः नए राज्य को शामिल करना, तो जो भी हम नए राज्य को शामिल करते हैं वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है, तो 2 का 1 होगा, तो बी का जो है 1 होगा। फिर अनुच्छेद 111, तो अनुच्छेद 111 में जो है राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार है, तो सी का 4 होगा। तो राष्ट्रपति जो विधेयक को अनुमति देता है वह अनुच्छेद 111 में देता है। तथा अनुच्छेद 22 में जो है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, तो डी का 3 होगा। तो 2 1 4 3 देखते हैं किस ऑप्शन में, 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 ऑप्शन बी में है। विधानतः नए राज्यों का शामिल होना अनुच्छेद 2 में बताया गया। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में बताया गया। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में बताया गया, जबकि राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में बताया गया। इसमें दिया गया कि कौन सा सही सुमेलित है, तो 3 सही सुमेलित नहीं है, इसमें से एक सही सुमेलित है, तो उसका चयन करना है कौन सा सही सुमेलित है।
तो अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया, न कि न्याय के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में बताया गया। तथा अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने की प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया। तो अनुच्छेद 78 जो बोलता है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री जो जानकारी देगा उसके बारे में अनुच्छेद 78 में बताया गया। जबकि अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय संबंधित तत्व है। तो अनुच्छेद 192 में जो है राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनकी अर्हताओं से संबंधित है, तो ये भी सही सुमेलित नहीं। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा है, तो यही डी वाला सुमेलित है। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है। अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय से संबंधित तथ्य है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा पूरे देश या उसके किसी भाग के लिए आपात स्थिति की घोषणा की जाती है। तो जो अनुच्छेद 352 है इसे राष्ट्रीय आपात भी बोला जाता है। इसमें सुमेलित करना है, तो निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ विषय है और दूसरे तरफ संविधान के अनुच्छेद है। तो निर्वाचन का जो है दोस्तों 324 से 329 तक निर्वाचन के बारे में बताया गया। तो ए का जो है 3 होगा, 324 से 329। तथा अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध, तो जो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है यह अनुच्छेद 369 से 392 तक बताया गया। तो अनुच्छेद 369 से 392 तक अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392 तक। तो इसका जो है बी का जो है 2 होगा। फिर जो है भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, तो भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम अनुच्छेद 301 से 307 में बताया गया। तो सी का जो है 4 होगा। तथा संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, तो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 में बताया गया। तो इसका जो है 1 सही होगा, डी का 1 सही होगा। तो 3 2 4 1 देखते हैं, 3 2 4 1 किस ऑप्शन में है। तो 3 2 4 1, तो 3 2 4 1 ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान में पहले अंतःस्थापित किए गए थे और बाद में निरसित किए गए। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान में पहले तो ले आए गए लेकिन बाद में उनको हटा दिया गया। तो यह जो है अनुच्छेद 32 का है। तो 32 का को पहले लाया गया तो बाद में इसे हटा दिया गया। फिर उसके बाद जो है अनुच्छेद 131 का है एवं जो है अनुच्छेद 257 का। तो इसमें इसको पहले लाया गया फिर बाद में हटा दिया गया। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 1 3 4। भारतीय संविधान में पहले अंतःस्थापित किए गए थे तथा बाद में निरसित निकाल दिए गए अनुच्छेद 32 का, 131 का, 257 का, 144 का, 226 का, 228 का, 232, 238, 242, 259 आदि। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्न है। तो अनुच्छेद 32 का में राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियाँ में विचार न किया जाना। संविधान के 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 3 द्वारा 23/4 में 1978 में निरसित कर दिया गया। अनुच्छेद 131 क में केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता संविधान के 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 4 द्वारा 13/4/1978 में निरसित कर दिया गया। अनुच्छेद 257 का को संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन में जो है निरसित कर दिया गया। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णित करता है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन ऐसा है जो भारत के संविधान का जो है चौथी अनुसूची के बारे में बताता है। तो इस चौथी अनुसूची में जो दोस्तों राज्यसभा में स्थानों के राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, राज्यसभा के सीटों का आवंटन। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ। चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के स्थानों का आवंटन के बारे में बताया गया है। तो प्रथम अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि के बारे में उल्लेख करता है। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है।
चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में बताता है। पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध बताता है। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। सातवीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में बताता है। तथा आठवीं अनुसूची भाषाओं के बारे में बताता है। नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों एवं विनियमों को विधिमान्यकरण के बारे में बताता है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर योग्यता अयोग्यता के बारे में बताता है। जबकि 11वीं अनुसूची पंचायत के बारे में बताता है एवं 12वीं अनुसूची नगर पालिका पंचायत के बारे में बताता है। सुमेलित करना, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, मिलान करना है। तो इसमें सातवीं अनुसूची, तो सातवीं अनुसूची में जो है विधायी शक्तियों के वितरण के बारे में बताया गया, तो ए का 3 होगा। आठवीं अनुसूची में जो है भाषाओं के बारे में बताया गया है, तो बी का 1 होगा। आठवीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। नौवीं अनुसूची में जो है कुछ अधिनियमों का विधि मान्य करना या नौवीं अनुसूची, तो सी का 4 होगा। 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के बारे में बताया गया है, तो डी का जो है 2 होगा। तो 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 3 1 4 2 ऑप्शन सी में है। छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं है, तो बोल रहा है कि जो छठवीं अनुसूची का उपबंध है वह निम्नलिखित में से किस राज्यों में लागू नहीं है, तो वह गोवा में नहीं है। जबकि मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों में या पूर्वोत्तर राज्यों में छठवीं अनुसूची के उपबंध लागू है, तो इसका डी ऑप्शन डी सही होगा, गोवा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो छठी अनुसूची में जो है बताया गया है कि जो है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, तो छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन या पूर्वोत्तर भारत, असम, मिजोरम, त्रिपुरा के बारे में बताया गया है, तो ए का जो है 4 सही होगा। फिर जो है पहली अनुसूची, तो पहली अनुसूची में जो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया पहली अनुसूची में, तो बी का 1 होगा। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, तो बी का 1 होगा। नौवीं अनुसूची में कतिपय अधिनियमों का संरक्षण, तो कुछ जो अधिनियम है उनके संरक्षण में नौवीं अनुसूची में बताया गया है, तो सी का 2 होगा, तो सी का 2 होगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल निरोधक कानून के बारे में बताया गया, तो 10वीं अनुसूची में 3 होगा, तो डी का 3 होगा। तो 4 1 2 3, तो देखते हैं 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है, तो 4 1 2 3 ऑप्शन बी में है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें चतुर्थ सूची है, षष्ठ सूची है, अष्टम सूची है एवं नौवीं सूची है। तो जो है चतुर्थ सूची, तो जो चतुर्थ सूची है वह राज्यसभा में सीटों को आवंटन के बारे में चौथी अनुसूची में है, तो ए का 3 होगा। फिर जो है षष्ठ सूची, जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची में जो है जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया, वो भी पूर्वोत्तर भारत के, तो जो है बी का 4 होगा। फिर 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में जो है भाषा के बारे में बताया गया है, भाषा के बारे में 8वीं अनुसूची में बताया गया, तो सी का 2 होगा भाषा के बारे में। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम के बारे में बताया गया है, तो डी का जो है 1 होगा। तो जो है 3 4 2 1 इसका ऑप्शन होगा, 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 ऑप्शन सी है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित है, तो भारतीय संविधान का कौन सी अनुसूची है जो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन करती है, तो वह चौथी अनुसूची में होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, चौथी अनुसूची। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र तथा राज्यों के बीच विधि बनाने की शक्ति वितरित करती है, तथा संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों को शक्ति प्रदान करती है, तो यह जो है 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें जो है 1 और 2 दोनों सही है। फिर इसको सुमेलित करना है। तो 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची जो है संघ राज्य एवं समवर्ती सूची के बारे में बताता है, तो जो 7वीं अनुसूची है वह 3 सूचियों का विभाजन के बारे में बताता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में बताता है, ए का 3 होगा, तो ए का 3 होगा। फिर 8वीं अनुसूची, जो 8वीं अनुसूची जो है वह भाषाओं के बारे में बताता है, तो बी का 1 होगा। फिर जो है 9वीं अनुसूची जो है
कुछ अधिनियमों के विधिमान्यकरण के बारे में बताता है तो सी का 4 होगा। एवं 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्धारिताओं के बारे में बताता है तो डी का जो है 2 सही होगा। तो 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 देखते हैं किस ऑप्शन में, 3 1 4 2, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 3 1 4 2। फिर जो है इसमें सुमेलित करना है 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची एवं 8वीं अनुसूची के बारे में बताता है। तो 5वीं अनुसूची जो है, पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विषय में बताता है तो वह 5वीं अनुसूची में बताता है अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जाति के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में, तो ए का जो है 2 होगा। फिर 6वीं अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताता है तो बी का 4 होगा। तो बी का 4 होगा। 7वीं अनुसूची जो है वह केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के बारे में बताता है, वह 7वीं अनुसूची बताता है तो वह जो है सी का 1 होगा। फिर 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में बताता है तो डी का 3 होगा। तो और जो है 5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जाति के प्रशासन और नियंत्रण के विषय के बारे में बताता है तो ए का 2 होगा। तो 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 देखते हैं किस ऑप्शन में है, 2 4 1 3 ऑप्शन ए में है। भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में निम्न में से कौन सा क्या उपबंधित है, तो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की जो 3य अनुसूची है निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है। तो जो है इसमें जो है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, ये भी है। फिर जो है संघ के राष्ट्रपति के पद के शपथ का प्रारूप है जी, ए नहीं है। फिर संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, ए है। तो 1 2 4 होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा। भारत की 3य अनुसूची में संघ के मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। उल्लेखनीय है कि भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में प्रस्तुत है। भारत के संविधान के अंतर्गत विषयों तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो है वन समवर्ती सूची से सुमेलित है, ये सुमेलित है। शेयर बाजार समवर्ती सूची से नहीं है, शेयर बाजार संघ सूची से है, तो यही बी सही सुमेलित नहीं है। और बाकी सुमेलित है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची सुमेलित है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची से, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, शेयर बाजार संघ सूची संबंधित है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो वह पहली अनुसूची है। भारतीय संविधान के 12 अनुसूचियों का उल्लेख है। प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों, जिनमें से 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। संविधान के 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। तो जो भारतीय संविधान का 69वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का गठन होता है तो निम्न में से एक शेड्यूल का संशोधन आवश्यक है। तो पूछ रहा है कि यदि भारतीय संघ में से एक नए राज्य का गठन किया जाता है तो कौन सी सूची का संशोधन होना आवश्यक है, वह पहला अनुसूची है, सी। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन या गठन होता है तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाएगा, वह है पहली अनुसूची। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधित है, तो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, भूमि सुधार अधिनियम। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो जो पुलिस है
पुलिस राज्य सूची का, रेडियो एवं दूरदर्शन या संघ सूची का, वैदेशिक मामले संघ सूची के हैं, जो आपराधिक मामले हैं या समवर्ती सूची के। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची की व्यवस्था की गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आपराधिक मामले को समवर्ती सूची में रखा गया, जबकि पुलिस राज्य सूची का विषय, वैदेशिक मामले, रेडियो एवं दूरदर्शन संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक नियोजन का विषय है, तो आर्थिक नियोजन का विषय जो है समवर्ती सूची में, मतलब यह संघ एवं राज्य दोनों सूची में है, तो इसे समवर्ती सूची में बोलते हैं। भारतीय संविधान में आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का है। किसी विषय पर केंद्र तथा राज्य द्वारा बनाए गए कानून में विरोध होने पर केंद्रीय संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। तो जो आर्थिक नियोजन है यह समवर्ती सूची में, इस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन यदि केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में विरोधाभास हो तो केंद्र वाला कानून ही माना जाएगा। निम्नलिखित में सुमेलित करना है, तो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो इसको सुमेलित करना है। तो इसको सुमेलित करना है तो केंद्र सूची, तो केंद्र सूची में जो है जनगणना, तो जनगणना केंद्र सूची में आता है, तो ए का 3 होगा। राज्य सूची, तो राज्य सूची में जो है पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची में आता है, तो बी का 1 होगा। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में जो है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची में आता है, तो सी का 4 होगा। अवशिष्ट विषय, तो अवशिष्ट विषय जो है अंतरिक्ष अनुसंधान अवशिष्ट विषय है, तो यह जो है डी का 2 होगा। तो 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 इसका ऑप्शन ए सही है। संघ सूची रक्षा, वैदेशिक मामले, निर्वाचन, जनगणना, रेल, नागरिकता संघ सूची में। राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, कारागार, मात्स्यिकी, कृषि, न्याय राज्य सूची में। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, शिक्षा, दंड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची में, जबकि अवशिष्ट विषय में अंतरिक्ष अनुसंधान है। निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान के संघ सूची में, तो वैदेशिक मामले संघ सूची में है, तो इसका ऑप्शन संघ, अच्छा इसमें संबंधित नहीं है, तो पूछ रहा है कौन सा संबंधित नहीं है, तो वैदेशिक मामले, रक्षा एवं रेलवे संघ सूची संबंधित है, जबकि कृषि राज्य अनुसूची से संबंधित है, तो यही संबंधित नहीं है संघ सूची से, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो शिक्षा, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में संबंधित है, यह समवर्ती सूची में संबंधित है, जबकि पुलिस राज्य सूची में संबंधित है एवं न्याय जो है डी, शिक्षा जो है समवर्ती, यही जो है राज्य सूची से संबंधित नहीं है। भारतीय संविधान के राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित है, पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का जो राज्य अनुसूची है उसमें कौन सा विषय संबंधित है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विषय राज्य सूची से, भारतीय संविधान के राज्य सूची में निम्नलिखित में कौन से विषय सम्मिलित हैं, तो पूछ रहा है कि कौन सा विषय सम्मिलित हैं, एक गलत है, यहाँ सम्मिलित नहीं होगा, तो सम्मिलित हैं, सॉरी यहाँ सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान के राज्य सूची में निम्नलिखित में कौन सा विषय सम्मिलित हैं, तो इसमें सम्मिलित हैं, तो पुलिस राज्य सूची में सम्मिलित हैं, कारागार जेल जिसे बोलते हैं वो भी राज्य सूची में सम्मिलित है, विधि तथा व्यवस्था ये भी राज्य सूची में सम्मिलित है, तो 1 2 3 ये राज्य विषय में राज्य सूची में सम्मिलित है, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता यह समवर्ती सूची में है, दंड प्रक्रिया संहिता यह समवर्ती सूची में यही नहीं है, तो 1 2 3 संबंधित है, तो 1 2 3 इसका ऑप्शन भी सही होगा, यही संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो जो आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता यही राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, यह समवर्ती सूची में सम्मिलित है, समवर्ती सूची में सम्मिलित है, जबकि पुलिस, कानून व्यवस्था एवं जेल यह राज्य सूची में से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 3 में समवर्ती सूची में शामिल है, तो दंड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची में संबंधित है, तो यह जो है ये इसका ऑप्शन होगा, जबकि पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था राज्य सूची से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन विषय भारत में संघ सूची का नहीं है, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा विषय है जो संघ सूची का नहीं है, तो प्रतिरक्षा, निर्वाचन एवं रेल संघ सूची से है, जबकि शिक्षा जो है समवर्ती सूची से संबंधित है, तो शिक्षा
समवर्ती सूची से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया शिक्षा को। इसका जो है सुमेलन करना है, तो संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, इसमें बताना है कि कौन सा संघ सूची से संबंधित है, कौन राज्य सूची से संबंधित है एवं कौन समवर्ती सूची से। तो कानून की समरूपता अपेक्षित किंतु आवश्यक नहीं, स्थानीय हित के विषय, सामान्य हित का विषय। तो जो है संघ सूची में सामान्य हित के विषय के बारे में बताया गया था। 1 का 3 होगा राज्य सूची, एवं राज्य सूची में जो है राज्य सूची में स्थानीय विषय के हित, स्थानीय हित के विषय में बताया गया। तो B का 2 होगा समवर्ती सूची, कानून की समरूपता अपेक्षित किंतु आवश्यक नहीं। तो समवर्ती सूची में ऐसा कानून जिसकी जो है अपेक्षित है, मतलब उसकी अपेक्षा की जा सकती है किंतु उतनी आवश्यकता नहीं है, तो वह समवर्ती सूची में है। तो C का 1 होगा। तो 3, 2, 1, तो 3, 2, 1 ऑप्शन सी सही है। संघ सूची सामान्य हित के विषय में, राज्य सूची स्थानीय हित के विषय में, समवर्ती सूची कानून की समरूपता अपेक्षित किंतु आवश्यक नहीं। विवाह, विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित अंतर्गत सम्मिलित है। तो जो विवाह, विच्छेद एवं गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में किस में सम्मिलित है, तो यह समवर्ती सूची में सम्मिलित है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, समवर्ती सूची। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो जो सरकार शुल्क एवं कर लगाती है वह संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित है, तो वह 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के 7वीं अनुसूची में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 100, कोहिलो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है। तो जो कोहिलो केस है वह भारत के किस अनुसूची से संबंधित है, तो वह जो है 9वीं अनुसूची से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। IR कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 के संबंध 9वीं अनुसूची से संबंधित है। इस मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किए बिना 24/4/1973 के दिन या उसके बाद किए गए सारे संवैधानिक संशोधन जिनके द्वारा 9वीं अनुसूची में संशोधन करके कोई अन्य कानून अनुसूची में डाली जा सकती है, उसका संविधान बुनियादी ढांचे को संशोधन फिर से नहीं किया जा सकता है। अब 9वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा डाले गए किसी भी कानून को पहले जैसा संपूर्ण सुरक्षा उपलब्ध नहीं है और वह न्यायालय द्वारा संवैधानिक न्याय निर्णय का मोहताज है। जिस हद तक वह कानून किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है उस हद तक वह गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं के लिए कितने मद दिए गए हैं। तो जो भारतीय संविधान का अनुसूची 12 है उसमें नगर पालिकाओं के लिए कितने मद दिए गए हैं। तो जो अनुसूची 12 है उसमें नगर पालिकाओं के लिए जो है 18 मद दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 18। भारतीय संविधान की अनुसूची 12 को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें नगर पालिकाओं के 18 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना भाग के बारे में दिया गया है। तो भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। तो ए का जो भाग 1 है वह संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। तो जो है 1 का संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, 1 का 4 होगा। भाग 2, तो भाग 2 नागरिकता के बारे में बताता है। तो बी का जो है 1 होगा। फिर भाग 3 जो है मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। तो सी का जो है 2 होगा। फिर जो है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। तो डी का 3 होगा। तो 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ऑप्शन डी है। भारतीय संविधान का भाग 16 जो अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक है संबंधित है। लोकसभा के अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। तो इसका ऑप्शन डी है। अभी एंग्लो इंडियन समुदाय का जो आरक्षण है लोकसभा में वह हटा दिया गया। तो यह पहले का क्वेश्चन है 2004 का, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा।
भारतीय संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 330 से 342 तक में कुछ वर्गों, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित के लिए विशेष उपबंध किया गया है। तो इसमें जो है सही सुमेलित करना है, तो संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो यह जो है नागरिकता से संबंधित है। तो संविधान का भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। संविधान का जो भाग 3 है यह मूल अधिकार के बारे में बताता है, जबकि जो है संविधान का भाग 4 ए यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो यही एक सही सुमेलित है। जबकि संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से नहीं है। संविधान का राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संविधान का भाग 4 संबंधित है, जबकि संविधान का 5वां भाग संघ से संबंधित है। तो इनमें से सिर्फ एक ही सुमेलित है, वह संविधान का 4था भाग मौलिक कर्तव्य से है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो है मूल कर्तव्य भाग 4 ए से है, तो यह सही सुमेलित है। राज्य भाग 6 में है, जबकि संघ भाग 5 में है। भारत का महान्यायवादी, तो भारत का महान्यायवादी जो है का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया, जो कि भाग 5 के अंतर्गत आता है। तो जो भाग 5 है इसमें भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 76 में आता है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। जबकि संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद जो है 14 में है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जो संविधान का भाग 15 है यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है, तो संविधान का भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तथा संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है, तो 16 कुछ वर्गों के उपबंध में विशेष वर्गों से संबंधित है। जबकि संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, तो सी का 2 राजभाषा से संबंधित है। संविधान का भाग 18 आपात उपबंध संबंधित है, तो डी का जो है 1 होगा। तो इसका जो है ऑप्शन 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 देखते हैं, ऑप्शन बी में है, तो 4 3 2 1 ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है, तो वह भाग 12 में है। भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 300 तक शामिल किया गया, जिसमें केंद्र राज्य वित्त संबंध का प्रावधान है। भाग 10 में अनुसूचित जाति व जनजाति का प्रशासन, भाग 11 में केंद्र राज्य विधायी संबंध व भाग 13 में भारत के व्यापार, वाणिज्य और समागम के संबंध में विवरण है। भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है, तो वह जो है भाग 11 में संघ राज्य संबंधों के बारे में उल्लेख बताया गया है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है, तो पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है। तो जो पंचायत है, पंचायत का वर्णन भाग 9 में किया गया है तथा नगर पालिकाओं का वर्णन 9A में किया गया है, जबकि जो है सहकारी समितियां का संबंध 9B में किया गया है। एवं अधिकरण, तो अधिकरण यह सुमेलित नहीं है। जो अधिकरण का बात किया गया है, अधिकरण का बात जो है 14 में किया गया, तो इसका जो है 14 में, भाग 14 में अधिकरण के बारे में बोला गया, तो यही डी सुमेलित नहीं है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिया गया है, तो संविधान के 9वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था की प्रावधान किया गया है। संविधान का भाग 5 संबंधित नहीं है, तो पूछ रहा है संविधान का भाग 5 जो है संघ से संबंधित है, तो संघ में संघ की कार्यपालिका आती है, संसद आती है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी संघ में आते हैं, जबकि राज्य की कार्यपालिका भाग 6 में है, तो यही सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें जो है सही उत्तर का चयन करना है, तो जो है नागरिकता, तो नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 में है, तो ए का 3 होगा। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में है, बी का 1 होगा। संघ का नाम एवं अधीनस्थ क्षेत्र, तो संघ का नाम एवं अधीनस्थ क्षेत्र अनुच्छेद 1 में है, तो सी का 4 होगा। एवं अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 में है,
नागरिकता अनुच्छेद 2 में है। तो इसका जो है 2143 सही होगा, 2143। तो 2143 ऑप्शन सी है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम अनुच्छेद 23 में सुमेलित है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में सुमेलित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में ये भी सुमेलित है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार, तो जो अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों, जो शिक्षण संस्थाओं के स्थापना व प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, यह अनुच्छेद 30 में है, न कि अनुच्छेद 31 में। तो यही डी सही सुमेलित नहीं है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है। प्रश्नानुसार डी सुमेलित नहीं। अन्य विकल्प अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 44 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 द्वारा संशोधित करके विधिक अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया? तो वह अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता? तो हिंदू शब्द जो है पारसी धर्म मानने वालों को सम्मिलित नहीं करता है, जबकि जो है सिख पारसी धर्म जो मानने, जबकि जैन धर्मावलंबी भी हिंदू में आते हैं, बौद्ध भी हिंदू में आते हैं, सिख भी हिंदू में आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदुओं के प्रति निर्देश का अर्थात सिख, जैन, बौद्ध, मतलब इन तीनों को हिंदू धर्म बोलते हैं, के मानने वालों के प्रति निर्देश संस्थाओं से तात्पर्य इन सभी धर्मों की संस्थाओं से है। सूची 1 सूची 2 से संविधान के अनुच्छेद के साथ सुमेलित करना है, तो इसको मिलान करना है। तो जो है इसमें जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद। तो धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के विभेद अनुच्छेद 15 में बताया गया, तो 1 और 2 होगा। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशेष अनुच्छेद 24 में बताया गया, तो बी का 3 होगा। तथा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण जो है अनुच्छेद 22 में बताया गया है, तो इसका जो है सी का 1 होगा। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में बताया गया, तो डी का 4 होगा। तो 2 3 1 4, तो देखते हैं 2 3 1 4 किस में है? तो 2 3 1 4 ऑप्शन बी में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार अधिकार प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद 326 है। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रावधान अस्थायी संक्रमण, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध करता है। अगस्त 2019 में राष्ट्रपति की अनुमति मिलने से अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया। तो जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था वह अनुच्छेद 370 के तहत असंक्रमणकालीन थी, जिसको कभी भी हटाया जा सकता था। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो है इसको जो है देखना है, तो अनुच्छेद 79। तो अनुच्छेद 79 में जो है अनुच्छेद 79 में संसद का गठन यह सही सुमेलित है।
अनुच्छेद 226 में न्यायालय की रीट निकालने की शक्ति है। तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 226 में नहीं है। यह न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 में, जबकि अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है, जबकि अनुच्छेद 226 जो है न्यायालय के रीट निकालने की शक्ति के बारे में बताता है, जबकि धन विधेयक के बारे में, जो यह धन विधेयक है, इसकी परिभाषा अनुच्छेद 110 में आता है। तो यही बी वाला सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 39A, तो अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, तो यह सही सुमेलित है। अनुच्छेद 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के संगठनों का बात किया गया, सुमेलित है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया, ये भी सुमेलित है। अनुच्छेद 48, तो अनुच्छेद 48 में जो है दोस्तों जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में बताया गया, न कि अनुच्छेद 48 में बताया गया है। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान उल्लिखित राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य का कदम बताया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अंतर्राज्यीय परिषद, तो अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है, पूछ रहा है अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में, और जो है अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में पूछ रहा है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन अनुच्छेद 263 में किया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन अनुच्छेद 263 में किया गया। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323A में किया गया। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में किया गया। तो इसमें सभी सुमेलित है, कोई ऐसा जो नहीं है जो नहीं सही सुमेलित है। तो इसका ये क्वेश्चन गलत है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो जो नागरिकता है, नागरिकता के बारे में प्रावधान जो है नागरिकता के भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद भाग 2 में है 5 से लेकर के 11 तक। संघ राज्य क्षेत्र है यह जो है भाग 7 में सही सुमेलित नहीं है। तो यही संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में सुमेलित नहीं है। जबकि जो है नगर पालिकाएं 9A में है। तो यह जो है 9A में नगर पालिका है, जो 243 से अनुच्छेद 243 में है। जबकि जो है निर्वाचन, भारतीय संविधान का निर्वाचन भाग 15 में है। यह जो है 324 से 329 तक है। तो जो निर्वाचन है यह 324 से 329 तक है। जबकि जो संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा विलोपित कर दिया गया। तो जो संघ राज्य क्षेत्र है वह भाग 7 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा हटा दिया गया। भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। नगर पालिकाएं भाग 4 भाग 9A में अनुच्छेद 243 से 243 तक वर्णित है। निर्वाचन आयोग भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक वर्णित है। संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 8 में अनुच्छेद 229 से 242 तक है। जबकि भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा विलोपित कर दिया गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का सही चयन करना है। तो जो है उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत जो है उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। तो A का 3 होगा। फिर धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में। अल्पसंख्यकों के भाषा का संरक्षण, तो अल्पसंख्यक के भाषा का संरक्षण जो है आर्टिकल 29 में है। तो C का 1 होगा और B का जो है 4 होगा। फिर जो है शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार में आता है, तो अनुच्छेद 21A में आएगा। तो D का जो है 2 होगा। तो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 देखते हैं। 3 4 1 2, इसका ऑप्शन D सही होगा, 3 4 1 2। तो उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 में, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में, अल्पसंख्यकों के भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है।
नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान प्रदत्त किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।